गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं इंदु मैडम हिंदी कक्षा में आज मैं आप लोग को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। व्याकरण का यह आपका पहला अध्याय है, पहला पाठ है। और पहला पाठ में हमेशा शीर्षक क्या होता है पता है ना, भाषा। तो आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग क्या सब पढ़ने जा रहे हैं। मुझे एक बात पहले बताना है कि आप लोगों ने व्याकरण की बुक अब तक जरूर खरीद लिया होगा। तो पहले तो आप बुक सामने खोल लीजिए और ये आपकी बुक है। अगर नहीं खरीदे हैं तो आप जल्दी जल्दी इसको खरीद लीजिए। इसका पहला पार्ट जो है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। इस पाठ में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्या सब आज हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, लिपि पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे, राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय भाषा के बारे में पढ़ेंगे और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बस इतनी जो बातें हैं इसके ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार या भाव सुनकर या पढ़कर जानते हैं। क्या समझे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव, अपना मेरे मन में जो विचार है, जो भाव है, वो बोलकर, और चाहे तो हम बोलकर अपने भाव प्रकट कर सकते हैं या लिखकर, और दूसरों के बात जो है वो सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं। बस यही भाषा की परिभाषा है। तो भाषा किसे कहते हैं आप लोग जान गए। अब भाषा जो है वो हमेशा की तरह व्याकरण में क्या होता है, पहले परिभाषा और फिर भेद। तो भाषा के भी दो भेद हैं या प्रकार हैं। भेद और प्रकार दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो भाषा के दो भेद हैं। सबसे पहला है मौखिक और दूसरा क्या है, लिखित। तो मौखिक जो है, मौखिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये मुख से बोली जाने वाली भाषा है। तो मौखिक भाषा जो इसकी परिभाषा ये है कि यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने मन के विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के विचार सुनकर समझे जाते हैं। मौखिक भाषा में क्या होता है कि अपने मन के बात, अपने मन की जो बातें हैं, भाव हैं, वो बोलकर प्रकट किया जाता है और दूसरों का सुनकर समझा जाता है। मौखिक भाषा जो है इसके बारे में बता दें कि यह जो है ना दोनों भाषाओं में मुख्य भाषा है। वैसे तो दोनों की प्रधानता है, लेकिन मौखिक भाषा मनुष्य सबसे पहले सीखता है, बाद में वो लिखित भाषा सीखता है। तो बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले बोलना सीखता है ना, तो मौखिक भाषा पहले सीखता है और बाद में लिखित भाषा सीखता है। और इसके जो उदाहरण हैं वो क्या है, दूरदर्शन पर समाचार वाचक समाचारों को बोलकर हम तक पहुंचाते हैं और हम सुनकर उन्हें क्या करते हैं, समझते हैं। इसके अलावा रेडियो पर गाने व समाचार सुनते हैं, आपस में वार्तालाप करना, फोन पर बातें करना, कहानी सुनना या सुनाना आदि, ये सब क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। और आप जब भी लिखोगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो इसके जैसे करके कम से कम दो उदाहरण जरूर देंगे, नहीं तो उससे भी अधिक दे सकते हैं, लेकिन बिना उदाहरण के कोई भी परिभाषा कंप्लीट नहीं होगा। अब आते हैं लिखित भाषा में। भाषा का ये दूसरा प्रकार है। तो लिखित भाषा है, इसमें तो लिखने की बात होगी। तो देखो, यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के विचारों अथवा भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है तथा दूसरे उन्हें पढ़कर तथा उन्हें क्या करते हैं, पढ़कर समझते हैं। जैसे कि आपको अभी एक निबंध लिखने के लिए दिया जाए, ठीक है ना, अभी एक बीमारी है कोरोना, उसके बारे में लिखो, तो आप अपने मन से आप क्या उस बीमारी के बारे में समझते हैं, लिखेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, लिखेंगे। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम जानेंगे अच्छा आप ये सब इसके बारे में कहना चाहते हैं, ये सब चीज़ इसकी जानकारी है आपको। तो लिखकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। फिर से लेंगे, यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के विचारों अथवा भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं। इसके उदाहरण कौन से होंगे, जैसे पत्र लिखना, परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर लिखना, ठीक है, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भाषा लिखित भाषा का उदाहरण है। अब ये जो आपकी व्याकरण बुक है, ये भी तो लिखित भाषा का रूप है ना, इसमें लिखा हुआ है, उसे तो हम लोग पढ़ते हैं। तो भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। अब ये तो दोनों रूप मुख्य है, लेकिन एक भाषा का एक और रूप है जिसकी चर्चा होती है, इसे मान्यता तो नहीं प्राप्त है लेकिन हम लोग इसका प्रयोग अक्सर करते हैं। वो क्या है,
सांकेतिक भाषा, ठीक है। उपयुक्त दो रूपों के अतिरिक्त भाषा के अन्य रूप भी है, वह है सांकेतिक भाषा। यह भाषा का वह रूप होता है जिसमें संकेतों द्वारा भावों तथा विचारों को व्यक्त किया जाता है। जैसे आप चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं ना, तो चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने वाले सिपाही संकेत तथा शास्त्रीय नृत्यों में व्यक्त भाव भंगिमाएं क्या है, सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। तो सांकेतिक भाषा जो है, इसको क्यों नहीं मुख्य भाषा माना जाता है, केवल लिखित और मौखिक ही क्यों? कारण ये है कि कभी कभी संकेतों को स्पष्ट रूप से हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में ये सब देखते हुए इसे जो है मुख्य भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। लेकिन अक्सर देखते हैं ना, क्लास में आप लोगों को बहुत बात करते हैं तो कहते हैं ना, शांत रहिए, आप समझ जाते हैं कि हमें बोला जा रहा है, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन ये फिंगर डालने से आपको लगता है कि नहीं, अभी हमें बात नहीं करना है। फिर बुलाने की बात होती है तो ऐसे बुलाते हैं तो ही आप समझ जाते हो। तो इशारे जो हैं ये भी काम करते हैं, संकेत, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब हम लोग आते हैं मातृभाषा में। अभी आप देखें, भाषा पढ़ लिए, अब भाषा के प्रकार भी पढ़ लिया, अब लिपि, व्याकरण ये सब पढ़ना है, लेकिन पहले मातृभाषा पढ़ते हैं। मातृभाषा जो वो क्या है, जो भाषा, मातृ मतलब माता, माता के द्वारा जो भाषा बच्चे बचपन में सीखते हैं वो क्या कहलाता है, मातृभाषा। तो मातृभाषा की परिभाषा इस प्रकार होगी, मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ तथा परिवार से शैशव काल में सीखता है। शैशव काल क्या होता है, बचपन का समय। उस समय जब ज्ञान होता है तब जो भाषा सुनाई पड़ता है और वही भाषा जो है बच्चे बोलने लगते हैं। तो घर में, घर के लोगों द्वारा जो बच्चे सीखते हैं वही उनकी मातृभाषा हो जाती है। अब जैसे कि गुरप्रीत नाम की एक लड़की है, उसका परिवार जो है पंजाबी भाषा बोलता है, तो गुरप्रीत बचपन से ही पंजाबी बोलने लगी, तो उसकी मातृभाषा क्या हुई, पंजाबी। उसी तरह ओशी नाम का जो लड़का है वो जापान में रहता है, उसके घर में उसके माता पिता तथा भाई बहन जापानी बोलते हैं, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी बताओ, जापानी होगी ना। तो मातृभाषा का ये हो गया। अब आप राष्ट्रभाषा में आइए। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के सबसे बड़े भूभाग में किया जाता है उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, परंतु हिंदी का प्रयोग संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अधिकांश भारतवासी हिंदी बोल व समझ ले सकते हैं, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और राष्ट्रभाषा के बारे में ये बताएं कि क्या होता है कि अपने देश में, देश के किसी हिस्से में आप चले जाओ तो देखोगे कि हिंदी लोग लगभग समझ जाते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब आते हैं राजभाषा में। राष्ट्रभाषा अलग है, राजभाषा अलग है। तो राजभाषा, किसी भी देश में सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है, ठीक है। किसी भी देश में सरकारी कामकाज, ऑफिशियल वर्क जो होते हैं वो जिस भाषा में किया जाता है वह भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इस दिन की स्मृति में ही प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो मैं बता रही हूँ कि कब होगा, 14 सितंबर को होगा ना। स्कूलों में हम लोग कितने अच्छे से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, जैसे आप लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, खुशी मनाते हैं कि आज के दिन मेरा जन्मदिन है, उसी तरह हिंदी जो है इसे जो है उस दिन मान्यता प्राप्त हुआ था। तो इस दिन की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये कब हुआ, देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 2 वर्ष बाद 1949 में। और हमारे देश के जो भूतपूर्व प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने इसे मान्यता दिलवाया संविधान में, इसलिए इस हिंदी दिवस के दिन उनको हम लोग जरूर याद करते हैं। अब हमारा है लिपि। लिपि क्या है, विभिन्न भाषाओं के वर्णों की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। और लिपि के बारे में जो कुछ खास बातें हैं वो मैं बता रही हूँ आपको कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी। भारत की राष्ट्र लिपि देवनागरी है, हम लोग की लिपि है वो है देवनागरी। ये संस्कृत, गुजराती, मराठी, राजस्थानी आदि भारतीय भाषाओं की भी लिपि क्या है, देवनागरी ही है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इसकी एक खास पहचान है देवनागरी लिपि की।
पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी है। कुछ भाषाओं की लिपि ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हिंदी की देवनागरी हुई, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगला का बांग्ला और जर्मन का रोमन और फ्रेंच का रोमन। ठीक है, अब हम आते हैं बोली में। आपने सुना होगा यहाँ की ये बोली है। बोली क्या होता है? भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में एक जो होता है भाषा, सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो वो वहाँ की बोली बन जाती है। ठीक है, और बोली जो है वो और साहित्य दोनों अलग चीज़ है। बोली में क्या है, लोग बोल भले ही लेते हैं लेकिन इसमें लिखित साहित्य ये सब नहीं होता है। बोली के लिए व्याकरण के नियम नहीं होते हैं। व्याकरण का जो नियम होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब नहीं होता है बोली में। भारत की कुछ बोलियां उदाहरण के लिए लीजिए, पहाड़ी बोली है, बुंदेली बोली है, मैथिली आदि है। अब आते हैं साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य तथा पद्य की रचनाओं से होता है। ठीक है, साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य तथा पद्य की रचनाओं से होता है। गद्य में हो जाता है जैसे निबंध वगैरह हो जाता है, और पद्य में कविता के रूप में हो जाता है। अब हम लोग अंत में पहुंच गए और वो है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं? और ये बुक हमारी क्या है? व्याकरण की बुक है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। और दूसरे शब्दों में व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने की जानकारी व्याकरण के नियमों द्वारा ही मिलती है। ठीक है, व्याकरण के कितने विभाग हैं? व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण और बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है। जो वर्ण हम लोग, अगला लेसन जो हमारा वो है। उसके बाद दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार द्वारा हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वाक्य विचार, वाक्य विचार से हम वाक्यों के भेदों, वाक्यों के प्रयोग तथा रचना आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और व्याकरण की इन विभागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। वर्ण, शब्द विचार, वाक्य विचार सब पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही था। भाषा जो है पहला पाठ हमारा आज पूरा हुआ। आप लोगों को समझ में आया ना? आज हम लोग क्या सब पढ़े? भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा? लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या है ये जान गए आप लोग, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, साहित्य क्या है। तो अब आप लोग क्या करने वाले हो, इसको एक बार अपने से पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, और इसके जितने प्रश्न उत्तर हैं वो आपको लिखकर जो मिल गया है ऐप में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप परेशान नहीं होना, लेकिन समझना जरूरी है, इसलिए एक बार आप पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।